चलिए जी, लेट्स स्टार्ट। हमने लास्ट टाइम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हमारी रह गई थी। इरादा था मेरा वाइंड अप करने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेट के इश्यूज़ की वजह से हम रुक गए। तो आज उसको हम कंटिन्यू करके वाइंड अप कर देते हैं थोड़ा सा, और फिर पास के सवाल भी करते हैं, ताकि हमारा यूनिट 2 भी जो है वो इंशाल्लाह साइड पर हो जाए। और सबसे पहले हमने लास्ट टाइम बहुत कुछ डिस्कस किया था। इक्वेशन की सॉल्विंग के 3 मेथड्स देखे थे। फैक्टराइजेशन जो उससे पहले हमने देखी थी, उसके बाद फिर हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की एप्लीकेशन भी देखी, और उसके बाद हमने कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म भी देखी थी। फिर मैंने आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताने के लिए, जो आपको कहीं ना कहीं काम आएंगी। ग्राफ्स और फंक्शन का टॉपिक आपने करना है क्योंकि यहाँ हम क्वाड्रेटिक के ऊपर बहुत सारी बातें कर रहे थे, तो शायद डायरेक्टली यूनिट 2 भी में आपको इतने ज्यादा सवाल इस हवाले से कुछ ना मिले, लेकिन मैंने आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखना जरूरी थी जो क्वाड्रेटिक की एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपकी रिक्वायरमेंट होती है। तो मैंने वो अंडरस्टैंडिंग आपके सामने जो है रखने की कोशिश की थी, और मैं थोड़ा बहुत स्टार्ट कर पाया था। मैंने समझा भी दिया था, और मैं उसको मजीद इलेबोरेट करता हूँ इंशाल्लाह। तो मैंने कहा था एक फॉर्म आपके, अब दो किस्म की फॉर्म हमने क्वाड्रेटिक की पढ़ ली है। वन ऑफ द फॉर्म्स इज द जनरल एक्सप्रेशन, राइट, जनरल फॉर्म, विच इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये जो जनरल फॉर्म होती है, वाई इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे हमें टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और टर्निंग पॉइंट का नेचर कैसे पता चलता है। व्हाट इज टर्निंग पॉइंट? हर क्वाड्रेटिक कर्व या तो इस शेप का होता है या इस वाले शेप का होता है। तो अगर वो नीचे आते आते टर्न करके ऊपर चला जाए, तो ये टर्निंग पॉइंट उसका मिनिमम होता है। और अगर वो ऊपर जाते जाते टर्न करके नीचे आना शुरू हो जाए, तो उसका टर्निंग पॉइंट मैक्सिमम होता है। तो टर्निंग पॉइंट को स्टेशनरी पॉइंट भी कहा जाता है, क्योंकि इस पॉइंट पे ग्रेडियंट जीरो होता है, इस पॉइंट पे एट रेस्ट पोजीशन होती है, और इसको वर्टेक्स भी कहा जाता है। कभी आपसे कहेगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ टर्निंग पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, वैसे इतना ज्यादा ओ लेवल्स में नहीं आता, ए लेवल्स में ये चीज ज्यादा टेस्ट होती है, बट कुछ मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू के कुछ सवाल कहीं कहीं इस तरह की हमें चीज नजर आई है, तो मैं आपके सामने एहतियातन ज्यादा ही चीजें बता देता हूँ, ताकि आपको हर लिहाज से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। मेरी कोशिश होती है आई ऑलवेज गो ओवर एंड अबव टू व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द सिलेबस। मतलब एक होता है ना कि भाई सिलेबस में ये चीज अगर 10 साल में एक दफा ये तो पास पेपर के साथ करा देंगे, मेरी कोशिश होती है कि मैं जनरली भी बहुत सारी चीजें जितना मेरे जहन में आती है बात मैं बताता रहूँ। तो मैं आपके सामने कुछ बातें थोड़ी रखता हूँ जो आपको काम आएंगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले बात हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास जनरल फॉर्म दिया हुआ है, टीवी है, वाई इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हाउ कैन वी यूज दिस फॉर्म टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टर्निंग पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, वर्टेक्स। तीनों नाम है एक ही चीज के। और फिर हमने कहा था इसका नेचर भी हमें डिटरमिन करना होता है, और इसके कोऑर्डिनेट्स भी। तो मैंने कहा था नेचर डिटरमिन करने के लिए यू ऑलवेज लुक एट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखना होता है। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो ऐसे केस में जो हमारा नेचर होगा दैट वुड बी अ मिनिमम पॉइंट। मतलब टर्निंग पॉइंट का जो नेचर होगा, मतलब टर्निंग पॉइंट के नेचर का मतलब ये है कि टर्निंग पॉइंट मिनिमम है या मैक्सिमम है। मतलब कर्व का शेप जो है वो नेचर ऑफ द कर्व इस तरह का है, या नेचर ऑफ द कर्व सेकंड वाला है। तो इफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो उस केस के अंदर फंक्शन का मिनिमम पॉइंट होगा। और अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, तो उस केस में क्वाड्रेटिक कर्व का मैक्सिमम पॉइंट होगा। तो एक चीज हो गई नेचर। और मैंने इसको याद इसका करवाया था कि ग्रेटर देन जीरो से मुराद मैक्सिमम जहन में आना आता है, लेकिन ऐसा नहीं आना चाहिए। ए लेस देन जीरो से मिनिमम जहन में आता है, बट ऐसा जहन में नहीं आना चाहिए, बल्कि इसका ऑपोजिट काम होता है। अब वो सोचने का तरीका बताया था कि ए इज ग्रेटर देन जीरो, देन ग्रेटर देन जीरो मीन्स पॉजिटिव। तो पॉजिटिविटी का मतलब होता है हैप्पी फेस, लिहाजा मिनिमम पॉइंट। और ए लेस देन जीरो का मतलब है नेगेटिविटी, नेगेटिविटी का मतलब होता है सैड फेस, मतलब मैक्सिमम पॉइंट। तो मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट जो है ये नेचर हो गया। फिर मैंने कहा था इस फॉर्म से अगर हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन टू ए। अच्छा, ये डिराइव भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हुआ है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के से जो दो रूट्स आते हैं, उनको दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय टू करके ये आता है। बहरहाल डिराइव कैसे हुआ इस पर मैं ज्यादा बात भी नहीं करना चाहता, कंफ्यूजन होगी। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कभी अगर आपको टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ जाए, तो आपका फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन टू ए। और जो भी आपका एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से आता है, जब उसको आप इक्वेशन ऑफ द कर्व में वापस पुट इन करते हैं, तो आपके पास वाई कोऑर्डिनेट आ जाता है। और ये मैंने एक एग्जांपल देकर पढ़ाया था कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस टेन अगर है, एंड इफ द वैल्यू ऑफ ए इज वन, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो वन है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इफ नथिंग इज रिटन, देन दिस मींस द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव। तो ओवर हियर एज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव वन, देयरफॉर दिस मींस दैट हैप्पी फेस, पॉजिटिव से पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी से हैप्पी फेस,
और आपके जहन में आना चाहिए मिनिमम पॉइंट। तो एज ए इज +1 विच इज ग्रेटर देन 0, दिस मीन्स द पॉइंट इज अ मिनिमम पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स होगा 3,1। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स निकालने का तरीका क्या है भाई? x इक्वल टू -b/2a। b की वैल्यू आपकी -6 है, तो -b का मतलब हो गया -6/2 टाइम्स a, एंड a की वैल्यू है 1। तो -6 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 1, 6/2 is 3। Once you have got the x coordinate, then you are going to substitute this x coordinate in the equation of the curve to get the y coordinate. अगर x coordinate 3 को आप equation of the curve में डाल देंगे, जो कि यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा 3 square -6 times 3 plus 10. If you are going to substitute it, then you are going to see that the answer is 9 minus 18 plus 10, which is 1. So x coordinate was 3, y coordinate was 1, and you have got the coordinates 3,1. इस तरह के मजीद एग्जाम्पल्स भी आप कर सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट होगा, अगर वो पॉजिटिव है तो मिनिमम पॉइंट होगा, नेगेटिव है तो मैक्सिमम पॉइंट होगा। ये हमने एक एग्जाम्पल कर लिया था, सही है। अब आप बोलते हैं तो एक और एग्जाम्पल मैं आपकी टेस्टिंग के लिए करवा देता हूँ। लेट्स डू वन मोर एग्जाम्पल। y इक्वल्स टू -2x² प्लस 8x -9। लेट सपोज ये -10 कर देते हैं, या कुछ और भी कर सकते हैं माइनस, चले -9 भी सही है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ भाई, बताएं, वर्किंग करें और मुझे बताएं, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टर्निंग पॉइंट एंड आल्सो डिटरमिन द नेचर। टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं ये भी बताएं, और उसका नेचर क्या है। नेचर से मुराद आप समझ गए कि क्या ये मिनिमम पॉइंट होगा या मैक्सिमम पॉइंट होगा, और दूसरी चीज इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो ये दो चीजें मुझे अगर आप बता दें चैट पे पार्टिसिपेट करके, कैलकुलेशन कर लें 2 मिनट इंशाल्लाह एग्जाम्पल को लिखकर, और फिर मुझे बताएं कि आपके मुताबिक नेचर क्या है और आपके मुताबिक कोऑर्डिनेट्स क्या है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टर्निंग पॉइंट एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द टर्निंग पॉइंट। दो चीजें होती हैं टर्निंग पॉइंट की, कोऑर्डिनेट्स और नेचर, दोनों चीजें आपने बतानी है। जी, मैं इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से बता दो, 1-2 मिनट का टाइम ले लें, और चैट पे बताएं जल्दी से। जी, सबने पार्टिसिपेशन करनी है, राइट, एवरीवन नीड्स टू टेल। मैंने लास्ट क्लास में समझा चुका हूँ ये चीज़, और एक्सप्लेनेशन पूरी आपके सामने लिखी हुई है, उसी की बेसिस पे एग्जाम्पल नंबर 2 की टेस्टिंग कर रहा हूँ मैं। सही है भाई, ये तो बता दिया कि मैक्सिमम पॉइंट होगा, उसका नेचर क्या होगा ये भी बता दें। ओ, नेचर तो बता दिया, मैक्सिमम होगा, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स बताएं, फॉर्मूला लिखा हुआ है, एक्स भी बताएं, वाई भी बताएं। जी भाई, बहुत टाइम लग रहा है, और बहुत टाइम लगाते हैं आप लोग। सबसे पहले देखें, ऐसे तो हमारी पूरी क्लास ही निकल जाएगी इस सवाल में। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -2 है, सही है अमीर असलम, अपने कोऑर्डिनेट्स टाइप किए 2, -1 चेक कर लेते हैं। ए की वैल्यू -2 है, और विच मीन्स इट इज लेस देन 0, जिससे पता चला कि इट इज अ मैक्सिमम पॉइंट। पहली चीज हमने नेचर डिटरमिन कर ली। अच्छा, फिर हमें फॉर्मूला बताता है x = -b/2a। -b और b है -8, -b है, b 8 है, -b/2a, एंड a जो है वो -2 है।
तो दिस इज -8 अपॉन -4 विच इज 2। -8 अपॉन -4 क्या हो गया? 2 हो गया। अब जो x की वैल्यू आई है उसको इक्वेशन ऑफ द कर्व में डालेंगे तो आपके पास y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इनसे आपका एक साइन का इशू हो गया, आपने 2 की जगह -2 लिख दिया x, शायद कोई सिली मिस्टेक हो गई आपसे, तो इसको चेक कर लें क्या मिस्टेक हुई है। -2 टाइम्स 2 स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स 2 -9, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू -2 इज -8, -8 प्लस 16 is 8 and 8 minus 9 is -1. Y coordinate is -1. Very good, Amir Aslam. Perfect. The answer is 2, -1. This means the coordinates, अब final answer जो मैं दूंगा that is maximum point and the coordinates are 2, -1. This is going to be your final answer. Coordinates of turning point and its nature. सही है? तो ये मैंने एक और एग्जांपल करवा दिया ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए कि भाई किस तरह से हमें टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और कैसे उसका नेचर डिटरमिन करना है। सही है? तो ये सेकंड एग्जांपल कॉपी करने के बाद एक्नॉलेज कर दें कि लिख लिया है, क्लियर एंड डन लिख दें ताकि फिर मैं आगे बढ़ जाऊँ। गिविंग वन मोर जस्ट 1 मिनट बिकॉज इतना ज्यादा कुछ है नहीं। जल्दी से एक्नॉलेज कर दें, क्लियर एंड डन लिखें, वी आर मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, अब इसमें एक और चीज देख लेते हैं। ये एक तो ये फॉर्म हो गई ना जनरल फॉर्म, उसके अलावा एक कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म ने देखी ना। कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म से हमने क्या किया? कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म से हमने ये सीखा कि हमें जो है वो रूट्स कैसे मिलते हैं, हाउ टू सॉल्व एन इक्वेशन यूजिंग कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म। अभी जो कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म है ना, इससे टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी निकल जाते हैं। अब ये देख लेते हैं, कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म से टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलते हैं। तो देखिएगा, कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म तो जनरल फॉर्म थी, या मैं लिखूं जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, और अब हम आ गए कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म। इनको इंटरप्रेट करना सीखना है, राइट? हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टर्निंग पॉइंट एंड डिटरमिन द नेचर। अब कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म हमने कहा था कि अगर कोई फॉर्म दी हुई होती है तो उसको फॉलो करते हैं, वरना जनरल फॉर्म जो हमने समझनी है वो है ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर प्लस सी। अब ये दिस कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म इज वेरी वेरी यूजफुल। दिस कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म हमने जनरल फॉर्म से जो है वो टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और नेचर निकालना सीख लिया दो एग्जांपल्स के थ्रू। अब हम कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म देख लेते हैं कि कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म जो है उससे हमारे पास नेचर कैसे आएगा और टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे। तो याद रखें, इस वाली फॉर्म में ये जो ब्रैकेट का कोएफिशिएंट होता है ना, ये ए, ये नेचर डिटरमिन करता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस बी स्क्वायर होता है, हमने कंपेयरिंग कोएफिशिएंट मेथड में देखा था। तो एक्स स्क्वायर को अगर मैं ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए एक्स स्क्वायर के मुताबिक ये वही वाला ए है जो जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में था। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वाला जो ए वहां पर था, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट था वो नेचर डिटरमिन करता था। तो यहाँ जो ब्रैकेट है होल स्क्वायर ब्रैकेट, जो परफेक्ट स्क्वायर है, इसका जो कोएफिशिएंट है वो नेचर डिटरमिन करेगा। तो अगेन द सेम थिंग, इफ ए इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिविटी की वजह से हैप्पी फेस बनेगा एंड इट इज गोइंग टू बी अ मिनिमम पॉइंट। और अगर जो है वो ए लेस देन 0 है तो सैड फेस बनेगा और मैक्सिमम पॉइंट होगा। तो ये नेचर के लिए बात हो गई। अच्छा, अब टर्निंग पॉइंट के लिए वहां पर एक्स इक्वल टू -b/2a का फॉर्मूला बताया था। यहाँ पर आसानी इसमें है कि अगर इस फॉर्म में आ जाए ना, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन होता है ना, इसे इक्वेट टू 0 करते, एक्स प्लस बी को इक्वेट टू 0 करते। इसकी लॉजिक इसके पीछे ये होती है
कि क्योंकि ये होल स्क्वायर जो है, किसी भी ब्रैकेट के ऊपर जब स्क्वायर लगता है तो उसका आंसर कभी नेगेटिव नहीं आता, उसका आंसर या तो जीरो आता है या पॉजिटिव आता है। होल स्क्वायर ब्रैकेट का आंसर या तो जीरो आता है या पॉजिटिव आता है। तो हम जब टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहते हैं तो हम होल स्क्वायर ब्रैकेट जो है उसको जीरो मान लेते हैं, और फिर जब स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेते हैं तो ये रूट और स्क्वायर कट जाते हैं। तो अल्टीमेटली होता यही है कि एक्स प्लस बी जीरो के बराबर ही होता है, तो वो एक स्टेप बिला वजह हम इजाफा क्यों लिखें। तो इसलिए हम डायरेक्ट एक बात बताते हैं कि जब भी टर्निंग पॉइंट का एक्स निकालना होता है तो जो भी ब्रैकेट के अंदर फंक्शन होता है उसे इक्वेट टू जीरो कर दो। तो यहाँ से एक्स की जो वैल्यू आपकी आ जाएगी दैट इज नेगेटिव बी। और जो अब और आपको पिछले जनरल फॉर्म में भी बताया कि वंस यू हैव फाउंड एक्स यूजिंग द फॉर्मूला माइनस बी अपॉन टू ए, तो वहां से जो भी एक्स आता है उसको आप इक्वेशन ऑफ द कर्व में डालते हैं तो आपके पास वाई कोऑर्डिनेट आता है। जो भी टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आता है उसको आप इक्वेशन ऑफ द कर्व में डालते हैं तो वाई कोऑर्डिनेट आता है। तो अगर यहाँ भी आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करें कि जो आपका टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आया है उसको अगर आप वापस डालेंगे तो माइनस बी प्लस बी जीरो हो जाएगा, ये पूरी चीज गायब होकर जीरो हो जाएगी। तो अल्टीमेटली आपके पास सिर्फ ये बचने वाला है, प्लस सी। तो यहाँ से पता चला कि ये जो है ना हमारा वाई कोऑर्डिनेट होता है, लिहाजा वाई कोऑर्डिनेट विल बी सी। तो ब्रैकेट का जो कोएफिशिएंट है उससे हमें आपको उसकी वैल्यू हमें नेचर बताती है। पॉजिटिव है तो मिनिमम, नेगेटिव है तो मैक्सिमम। जो ब्रैकेट होल स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर जो भी फंक्शन लिखा हुआ है उसे इक्वेट टू जीरो करते हैं तो वहां से एक्स कोऑर्डिनेट आ जाता है, और जो चीज एंड में प्लस या माइनस हो रही होती है वो एज इट इज लेते हैं, वाई कोऑर्डिनेट बनाते हैं। तो यहाँ से अगर हम जनरल फॉर्म में देखा जाए तो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे दैट वुड बी नेगेटिव बी कॉमा सी। अब इस चीज को समझने के लिए ना हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर वन, एग्जाम्पल नंबर टू, दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाँ, चलो। यहाँ एग्जाम्पल्स का नाम ए और बी देते हैं। यहाँ भी हम केस नंबर वन में एग्जाम्पल नंबर वन एंड टू लिख दिया था, खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सही है, चले। एग्जाम्पल नंबर ए अगर हम देख लें तो मैं आपके सामने रखता हूँ वाई इज इक्वल टू टू ब्रैकेट एक्स माइनस फाइव होल स्क्वायर प्लस एट। चले, अब मुझे यहाँ बताएं कि अगर जो मैंने आपको नॉलेज बताई है उसके मुताबिक आपका टर्निंग पॉइंट का नेचर क्या होगा और टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, दोनों चीजें बताएं। टर्निंग पॉइंट का नेचर क्या होगा और टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, दोनों चीजें जरा बताएं। y equals to 2 bracket x minus 5 whole square plus 8. What will be the coordinates of turning point and also tell me the nature of the curve. अमीर एक दफा दोबारा रिविजिट करो, एक गलती है इसमें। बाकी बच्चे भी आंसर दें, अपना ट्राई करें। वेरी गुड जोया, परफेक्ट। चले, जोया का बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ गया। और इसके अलावा कोई आंसर दे रहा है? वेरी गुड अमीर, परफेक्ट, इट्स करेक्टेड नाउ। व्हाट अबाउट अदर्स? की खामोशी क्यों है, बाकी भी बताएं चैट पे, जल्दी से बता दे, शाबाश। सही है, ओके, गुड इंसिया, नेचर सही है। कोऑर्डिनेट्स बताएं। नहीं, नेगेटिव फाइव एंड एट नहीं है, फाइव है, क्योंकि एक्स माइनस फाइव को इक्वेट टू जीरो करना है। सही है, तो देखें सबसे पहले इस टू की वजह से मिनिमम पॉइंट हो गया, बिकॉज द वैल्यू ऑफ ए इज टू। ये लिखने की जरूरत नहीं होता, खाली मिनिमम लिखना काफी है, आपके समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि ए की वैल्यू टू है जो कि पॉजिटिव है, इसका मतलब इट इज अ मिनिमम पॉइंट। और कोऑर्डिनेट जो है उसके लिए एक्स माइनस फाइव जो ब्रैकेट के अंदर है उसे इक्वेट टू जीरो किया जाता है। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी फाइव, और जो एंड में जो प्लस होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो एक्स की वैल्यू फाइव अगर डालेंगे तो फाइव माइनस फाइव जीरो, जीरो का स्क्वायर भी जीरो हो जाएगा। यहाँ अगर फाइव डाल देंगे, फाइव माइनस फाइव जीरो, जीरो होल स्क्वायर विल बी जीरो, एंड मल्टीप्लाई बाय टू विल बी जीरो, तो ये सब गायब हो जाएगा।
सिर्फ +8 बचेगा। तो मैंने इसीलिए कहा था जो भी एंड में प्लस माइनस हो रहा होता है मेरा वाई कोऑर्डिनेट होता है, लिहाजा वाई कोऑर्डिनेट मेरा यहाँ से आ जाएगा +8। तो आई विल फाइनल आंसर विल बी इट इज गोइंग टू बी अ मिनिमम पॉइंट एंड द कोऑर्डिनेट्स विल बी 5,8। ये मेरा फाइनल आंसर बनेगा। मिनिमम पॉइंट होगा और कोऑर्डिनेट्स होंगे 5,8। समझ रहे हैं? ये तरीकेकार फॉलो होता है। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर बी देख लेते हैं। y = 8, नहीं चले छोड़े, चेंज करते हैं 10 और चेंज करते हैं -10 -2x - 1 होल स्क्वायर। चलिए ये एक फॉर्म मैंने आपके सामने रखी, इसके मुझे कोऑर्डिनेट्स ऑफ टर्निंग पॉइंट बताएं, उसका नेचर भी बताएं। सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपने इसे रीअरेंज करने की जरूरत है। सही है? तो -2x - 1 होल स्क्वायर होना चाहिए था पहले, और -10 होना चाहिए था बाद में, जो फॉर्म हमने देखी उसके हिसाब से। तो सबसे पहले मैंने रीअरेंज कर लिया। ठीक है, रीअरेंजमेंट में मैंने आपकी हेल्प कर दी। अब मुझे बताएं रीअरेंज करने के बाद कोऑर्डिनेट्स भी बताएं टर्निंग पॉइंट के, और इसका नेचर भी बताएं। शाबाश, जल्दी से। नेचर एंड नेचर ऑफ द टर्निंग पॉइंट एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टर्निंग पॉइंट। अमीर, गलती है दोस्त, फिर ट्राई करें। एक गलती है इसमें। इंस्ट्रक्शन को पूरा फॉलो नहीं करते हो आप लोग। इंस्ट्रक्शन क्या है? पूरी इंस्ट्रक्शन फॉलो करो। एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या इंस्ट्रक्शन दी है मैंने? सही है जोआ, नेचर इज गुड, फाइन। टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ। नवार मंसूर, आपकी तरफ से भी कोई पार्टिसिपेशन नहीं आ रही। खामोशी। अब्दुल रहमान, आप भी बिल्कुल खामोश हो। ऐसे कैसे चलेगी बेटा? ऐसे कैसे पढ़ाई करोगे? हर बच्चे को क्लास में पार्टिसिपेशन देनी है। लर्निंग के लिए जरूरी है ना, बगैर इसके इसके बगैर लर्निंग कैसे होगी यार? अच्छा, इनसे x - 0.5 कैसे आ रहा है? साइन चेंज नहीं कर रही हो, इक्वेट टू जीरो करने से कुछ गलती कर रही हो। मैंने कहा है ब्रैकेट के अंदर फंक्शन को इक्वेट टू जीरो करना है। ये मैंने अब तक ऊपर से देख रहा हूँ, साइन में गलती कर रही हो। सही है अब्दुल रहमान, एक्स कोऑर्डिनेट हाफ है, बिल्कुल सही है। वाई कोऑर्डिनेट इनसे आपका सही है। यस जो, इट्स ½ - -10, परफेक्ट। देखिए सबसे पहले देखें ब्रैकेट का कोएफिशिएंट -1 है। सही है? ब्रैकेट का कोएफिशिएंट जो है वो -1 है, जो कि <<0 <0 इसका मतलब ये होगा आपका मैक्सिमम पॉइंट। सही है? और उसके बाद आपके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे ½ - -10। आप लोग को सीधी सीधी इंस्ट्रक्शंस बताइए कि जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन होता है उसको इक्वेट टू जीरो करना है। इसमें कितना रॉकेट साइंस है? इसमें कैसे गलती हो रही है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। एक बच्चा +1 दे रहा है, एक बच्चा -½ दे रहा है। भाई 2x - 1 ब्रैकेट के अंदर है, पूरे फंक्शन को इक्वेट टू जीरो करना है। 2x = 1 हो गया, x = ½ हो गया। ये इंस्ट्रक्शन है। उसके अलावा जो नंबर एंड में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो वाई कोऑर्डिनेट है। लिहाजा टर्निंग पॉइंट का x हो गया हाफ, और टर्निंग पॉइंट का y हो गया -10। तो इट इज अ मैक्सिमम पॉइंट इस माइनस की वजह से, एंड द कोऑर्डिनेट्स आर हाफ कॉमा -10। सिंपल, इसमें क्या मुश्किल है? कौन सी रॉकेट साइंस इसके अंदर? अच्छा, कभी कभार वो आपसे ना कभी खाली वैल्यू पूछता है, फाइंड द मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू। एक होता है मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट, एक होता है मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू। याद रखें, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू
इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट, इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट। तो जैसे आपका जो है, लेट सपोज आपके कोऑर्डिनेट्स ऊपर आए थे मिनिमम 5,8। मिनिमम पॉइंट जब आपका आया था तो आपके कोऑर्डिनेट्स थे 5,8। अब आपसे कोई पूछता है मिनिमम वैल्यू बताओ। अच्छा, फिर आपसे पूछता है कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू बताओ, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स बताओ। इसका क्या मतलब पता है? इसका ये मतलब होता है, इसी कोऑर्डिनेट्स को दो हिस्सों में तोड़ा जाता है। कोई भी कर्व कितना ऊपर है या कितना नीचे है उसका ताल्लुक उसके वाई कोऑर्डिनेट से है। लिहाजा जब भी आपसे मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए तो आपको फौरन रिकॉल करना है कि आपको ये वाई वैल्यू देनी है। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू इज ऑलवेज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट। लिहाजा जब आपसे मिनिमम वैल्यू पूछी गई है तो आप देंगे 8, और आपसे कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स पूछी गई है तो आप देंगे 5। कोऑर्डिनेट्स ऑफ टर्निंग पॉइंट 5,8 है, तो इसी 5,8 को ब्रेक करके दो हिस्सों में पूछा जा सकता है। फाइंड द मिनिमम मैक्सिमम, फाइंड द मिनिमम वैल्यू, आप देंगे 8। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट आपकी मिनिमम वैल्यू बनेगी, और जो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट है वो भी बाज़ औक़ात मांगा जाता है, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स। और दूसरा वाला जैसे हमारा था मैक्सिमम पॉइंट था, और मैक्सिमम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे हाफ कॉमा -10। तो आपसे पूछी जा सकती है मैक्सिमम वैल्यू, और फिर आपसे पूछी जा सकती है कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी जनाब? मैक्सिमम पॉइंट अगर हाफ कॉमा -10 है तो व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू? वेरी गुड, मैक्सिमम वैल्यू विल बी -10, द वाई कोऑर्डिनेट, एंड व्हाट विल बी द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू? इट विल बी हाफ। सही है। तो ये मैंने आपके सामने कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म को कैसे इंटरप्रेट करना है, कैसे उससे टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ये भी मैंने आपके सामने रख दिया। यहाँ तक आपने ऊपर कॉपी, एग्जाम्पल ए तो आपने कॉपी कर लिया था शायद, एग्जाम्पल बी वगैरह कॉपी कर ले जल्दी से, तो फिर इंशाल्लाह हम पास की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमने एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो चीज़ें देख ली। बाकी पास के सवाल करने के काबिल होना चाहिए अब आपको बस। जरा करिए और मुझे बताएं। जैसे यहाँ तक नोट कर लें तो क्लियर एंड डन लिखते हैं, सो दैट वी मूव फॉरवर्ड। चलिए जी, यहाँ तक बच्चों ने कर लिया। अब हम पास पेपर्स की पोजीशन पे आ गए हैं कि पास पेपर्स हम कर सकते हैं। तो एक तरफ हम जो है वो सॉल्यूशंस अब देते हैं, एक तरफ हम लोग देते हैं पास पेपर्स। अच्छा, थोड़ी सी एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ मुझे बताते रहे, हमने पूरा टॉपिक पढ़ लिया है। यहाँ लिखा हुआ है फैक्टराइज कम्प्लीटली। तो जब दो टर्म्स होते हैं तो फैक्टराइज करने का क्या तरीका बताया आप? जी जनाब। व्हेन देयर आर टू टर्म्स, हाउ डू वी फैक्टराइज?
कौन बता रहा है, माइक पे बताएगा कोई? वेरी गुड इंशिया, फाइंड कॉमन, जबरदस्त। तो क्या कॉमन ले लेंगे? थ्री। थ्री कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में क्या बचा? पी स्क्वायर माइनस फोर। अच्छा मुझे बताएं, क्या ये फैक्टर्स मुकम्मल हो गया या मजीद कुछ होना है इसमें? दो टर्म्स हैं तो कॉमन लेना है, कॉमन ले लिया, उसके बाद कुछ मजीद करना है। अच्छा देखें, हाँ कोई बताने वाला है? Sir, जी अब्दुल। we can use the a square minus b square formula. वेरी गुड, आइडेंटिटी, परफेक्ट, वेरी गुड, जबरदस्त। मैंने ये बात एक्सप्लेनेशन के दौरान बताई थी कि अगर आपका जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर हो, ये वाला, तो ऐसे केस में हम इसको मजीद आगे बढ़ा सकते हैं। और यहाँ जो ये लफ्ज लिखा हुआ है ना, कंप्लीटली, ये इसी हिंट को देने के लिए होता है। जरूरी नहीं है कि ये हिंट मौजूद हो, पर जब लिखा हो ना फैक्टराइज कंप्लीटली, इसका मतलब उसको डाउट था कि बच्चा खाली फैक्टराइज करके यहाँ तक छोड़ देगा, जैसे कंप्लीटली का लफ्ज लिख दिया, ये इंडिकेशन देने के लिए भाई तुम्हें कंप्लीट करना है फैक्टराइज। मैंने फौरन पिक किया, ये पी स्क्वायर माइनस फोर का मतलब होता है पी स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर। और जिसका फाइनली मतलब ये होगा कि आपका आंसर आएगा थ्री। पी स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर इज पी माइनस टू, पी प्लस टू। सही है। तो दिस इज गोइंग टू बी माई फाइनल आंसर फॉर पार्ट नंबर ए, तो सॉरी क्वेश्चन नंबर वन। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर टू पे आ जाते हैं। क्वेश्चन टू पे बताएं। क्वेश्चन टू में अगर मुझे कह रहा है फैक्टराइज करो, थ्री सी डी माइनस टू ई माइनस डी माइनस टू, ये कैसे फैक्टराइज होगा? तो क्वेश्चन टू दिया हुआ है। जी भाई, कोई बता रहा है? माइक पे बता, माइक पे बता दें, कोई बता सकता है तो। यस अमीर अफसा। सर जो दोनों ब्रैकेट्स में टर्म्स हैं वो दोनों सेम है, तो हम लोग उन दोनों के कोएफिशिएंट्स को एक फंक्शन बना सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय जो ब्रैकेट्स में फंक्शन है। बताओ क्या आएगा आंसर? 3c-1 ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाइड बाय d-2e ब्रैकेट्स में। वेरी गुड। इसका तरीका ये होता है कि हम डी माइनस टू ई को कॉमन ले रहे हैं, तो वहां से एक जगह से थ्री सी बच रहा है और एक जगह से माइनस वन बच रहा है। सही, वेरी गुड अमित, परफेक्ट। यही तरीकेकार होता है। अब देखें, दो टर्म्स होते हैं तो कॉमन टेकिंग और कोशिश कि अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो आइडेंटिटी लग जाती है थर्ड वाली। तीन टर्म्स होते हैं तो मिडिल ब्रेकिंग, फोर टर्म्स होते हैं तो पेयर्स बना के कॉमन। अब फोर टर्म्स होते हैं तो कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने के बाद वाला स्टेप दिया भाई, मतलब फोर टर्म्स से भी आगे की चीज दी हुई है। चार टर्म्स होते, पेयर बना के कॉमन लेते, फिर ये पेयर कॉमन लेने के बाद ये दो सेम हो जाते हैं, उसके बाद हमें आंसर देना होता है। ये उससे भी आगे ये बिल्कुल सेकंड लास्ट स्टेप दिया हुआ है। उसके बाद लास्ट स्टेप करना है कि डी माइनस टू यहाँ भी नजर, मिडिल नंबर ब्रेकिंग में भी जब हम करते हैं तो पहले मिडिल नंबर ब्रेकिंग करके तीन टर्म्स फोर में कन्वर्ट होते हैं, उसके बाद पेयर्स बना के कॉमन लेते हैं, फिर इसके बाद ये वाला स्टेप आता है। तो ये वाला स्टेप डायरेक्टली हमारे पास मौजूद है, जिसमें हमें नजर आ रहा है कि डी माइनस टू ही मैच कर। डी माइनस टू को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से थ्री सी और यहाँ से माइनस वन, ये हमारा डायरेक्ट आंसर बन गया। इसी तरह क्वेश्चन थ्री भी सेम है, थ्री क्यू माइनस आर जो है वो आपने कॉमन ले लिया, और वहां से आपका बचा टू पी और यहाँ से आपका बचा माइनस वन। सही है जी, यहाँ तक तो कोई मसला है ही नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं है। किसी को मसला है तो बता दो। क्वेश्चन फोर में कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन क्यूब माइनस एन व्हेन एन इज फोर। कह रहा है जब एन की वैल्यू फोर है तो एन क्यूब माइनस एन की वैल्यू बताओ। तो ये भी कर सकते हैं, फोर क्यूब माइनस फोर, फोर फोर जो सिक्सटीन, सिक्सटीन फोर जो सिक्सटी फोर, सिक्सटी फोर माइनस फोर इज सिक्सटी। सही है। और ये ओ लेवल्स का पेपर वन का सवाल है, मतलब ये विदाउट कैलकुलेटर करना है आपको। अच्छा फिर आईजीसीएसई में तो खैर कैलकुलेटर अलाउड होता है, लेकिन वर्किंग शो करनी होती है तो वर्किंग शो मैनुअली करें। एन क्यूब माइनस एन है तो एन की वैल्यू माइनस टू, माइनस टू क्यूब माइनस माइनस टू, माइनस टू क्यूब इज माइनस एट, माइनस एट प्लस टू इज माइनस सिक्स।
तो जब मैंने 4 डाला तो भी मेरे पास वैल्यू आई, फिर जब मैंने -2 डाला तो भी वैल्यू आई। तो -2 इंटू -2 इंटू -2 -8, -2 प्लस -8 प्लस 2 इज -6। फिर पार्ट बी पे जब हम आए, कह रहा है फैक्टराइज कंप्लीटली n क्यूब माइनस n, n क्यूब माइनस n को फैक्टराइज करना, और एक इंस्ट्रक्शन क्या है, कंप्लीटली फैक्टराइज इट। जनाब कौन बताने वाला है कैसे फैक्टराइज होने वाला है ये? कोई और बताया? एक ही एक बच्चा बार बार बताएगा तो मजा नहीं आएगा। एनीवन अदर देन अमीर इस्लाम who would want to participate and tell me how to factorize n cube minus n? वेरी गुड जोया, परफेक्ट। इनसे आपने भी सही बताया था, लेकिन एक स्टेप कम बताया था। n कॉमन लेने हैं, दो टर्म्स है तो n स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। उसके बाद एक और स्टेप, इसको आइडेंटिटी भी लगेगी, क्योंकि n स्क्वायर माइनस 1 का मतलब होता है n माइनस 1 n प्लस 1, n टाइम्स n माइनस 1 n प्लस। वाई? बिकॉज दिस n स्क्वायर माइनस 1 का मतलब होता है n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, दैट्स वाई। तो ये दैट इज वाई यहाँ लिखा हुआ था फैक्टराइज कंप्लीटली। सही है। अब पार्ट सी में मुझे क्या कह रहा है? गिव अ रीजन व्हाई n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 2 फॉर एनी इंटीजर वैल्यू ऑफ n। कह रहा है n की कोई भी इंटीजर वैल्यू डालूंगा, पॉजिटिव नेगेटिव। इंटीजर्स पता है क्या होते हैं? इंटीजर्स मैंने शायद नंबर सिस्टम डिस्कस किया यूनिट 1 में। इंटीजर्स का मतलब होता है -0, 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड -1 -2 -3, सारे नंबर्स पॉजिटिव होल नंबर्स, नेगेटिव होल नंबर्स। 0 1 2 3, यहाँ से भी गोज ऑन एंड ऑन। और यहाँ देखा जाए तो -1, -2, -3, यहाँ से भी ऑन ऑन। सही है। तो ये आपकी इंटीजर्स की फहरिस्त हो गई। ये तो पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे। अब वो कह रहा है बताओ n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 2 फॉर एनी इंटीजर वैल्यू ऑफ n। एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 मींस इट इज एन इवन नंबर। आप चेक भी कर सकते हैं कि अगर ऊपर उसने आपके सामने जो है 4 डलवाया तो भी आपका 60 आया, नेगेटिव नंबर डाला तो भी -6 आया, ये भी डिविजिबल बाय 2 है, ये भी डिविजिबल बाय 2 है, इसका मतलब ये दोनों प्राइम नंबर्स। एनी नंबर डिविजिबल बाय 2 इज अ प्राइम नंबर। लेकिन सॉरी, क्या कह रहा हूँ, इवन नंबर। दिस मीन्स -6 इज एन इवन नंबर। तो एनी नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 2 इज एन इवन नंबर, प्राइम नंबर नहीं, इवन नंबर। तो यहाँ वो यही कहना चाह रहा है कि बताओ n क्यूब माइनस n डिविजिबल बाय 2 क्यों है फॉर एनी इंटीजर वैल्यू ऑफ n। यहाँ से आपने चेक करना है। यहाँ से अगर आप चेक करें ऑर्डर में, तो n-1 सबसे पहले आता है, n उसके बाद आता है, और n+1 उसके भी बाद आता है। लेट सपोज इफ एक नंबर 5 है, तो 5 - 1 हो गया 4, और 5+1 हो गया 6। ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। अभी आपने ये देखें, कुछ तो ऐसी होती है जो आपको प्री डिफाइंड पढ़ाई नहीं गई होती, कुछ लॉजिक भी लगानी पड़ती है वहाँ आपको। आपको नजर ये आ रहा है कि उसने बोला ना बताओ हमेशा इवन क्यों है, डिविजिबल बाय 2 का मतलब है हमेशा इवन क्यों है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज इवन। सही है। प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज इवन। ये बात आपको याद रखनी है कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो इवन होता है। कैसे भाई? एग्जाम्पल भी चेक कर लें। कोई और एग्जाम्पल अगर आपके जहन में आए तो आप देखें। एन से पहले n-1 कोई नंबर सोच लें। मैंने 5 सोच लिया, तो n 5 है, n-1 4 हो जाएगा, 4 इंटू 5 इंटू 6। 5 सोचा तो हमने ऑड नंबर सोचा, तो उससे पहले भी इवन, उसके बाद भी इवन। 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 6 120। सब एक इवन नंबर सोच के देखते हैं, जैसे 10 सोचते हैं। 10 से पहले एक नंबर हो गया 9, 10 के बाद एक नंबर हो गया 11। तो 10 इंटू 11 110, और 110 इंटू 9 110 इंटू 9। बहुत बहुत बड़े बड़े नंबर सोच लिए मैंने। 110 इंटू
10 होता है 1100, 1100 में से 10 माइनस करेंगे 990, 9 इंटू 10 90, 90 इंटू 11 इज 990, इतना भी सोच सकते थे। अब आप कोई भी तीन इंटीजर्स उठा के देख लें, आपको पता चल जाएगा कि तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स जो मल्टीप्लाई होते हैं उनका आंसर हमेशा इवन नंबर ही आता है। देखिए यहाँ पर दो ऑड है, जब दो ऑड है तो दो ऑड का प्रोडक्ट भी ऑड होगा, और वो ऑड जब किसी इवन से मल्टीप्लाई होगा तो अल्टीमेट इवन आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर जो है दो इवन है, तो पहला इवन जब ऑड से मल्टीप्लाई हुआ तो उसको इसने इवन कर दिया, और फिर वो इवन नंबर फिर दूसरे इवन से मल्टीप्लाई हुआ तो भी आंसर इवन ही आया। इवन का कमाल ये है कि वो ऑड से टकराता है तो उसको भी इवन कर देता है, और जब इवन से मिलता है तो वो तो इवन रहता ही है। तो इसीलिए जब तीन कंसेक्यूटिव, अब देखें 10 को जब 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 जब इवन से मिला तो इवन बन गया टोटल 90। अभी इवन नंबर 90 जब 11 से मल्टीप्लाई होगा तो वो इवन ही रहेगा। इवन नंबर किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो इवन कर देता है उसको। इवन मतलब जब ऑड से मल्टीप्लाई होता है तो उसको इवन कर देता है। तो यहाँ से पता चला प्रोडक्ट ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज इवन। तो ये आपने आइडेंटिफाई कर दिया, पता लगा लिया कि n-1 n और n+1 जो है थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। यही आप शो कर देते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है वो, if n is even so n into n square minus 1, if n is odd then n minus 1 is even, if n is even so n into n square minus 1, if n is odd and even, if n is also even। ये अपनी कहानी बता रहा है, ये मार्किंग स्कीम का आंसर नहीं है, मैंने आपको बता दिया ना। n माइनस, बस ये आइडेंटिफाई करना था कि n इंटू एन माइनस वन इंटू एन प्लस वन का मतलब है कि एक नंबर n से पहले है, एक नंबर n के बाद है, तो ये थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं और इनका प्रोडक्ट हो रहा है। और तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज ऑलवेज इवन नंबर। ये आप चेक कर लेंगे, कोई और नंबर भी लेके देख लें, 50 करके देखें, 50 इंटू 51 इंटू 52, 132 600 आ रहा है, इवन है। अच्छा इससे एक कम कर लें, 49 इंटू 50, 49 इंटू 50 इंटू 51 करके देख लें, 124 950 आ रहा है, ये भी इवन है। अब कोई भी तीन नंबर्स कंसेक्यूटिव मल्टीप्लाई करके देख लें, आंसर हमेशा इवन आएगा। यही इसने पूछा था और मैंने बता दिया। डिविजिबल बाय 2 का मतलब होता है कि इवन नंबर है। प्रोडक्ट ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज इवन एंड देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाय 2। सही है। इस तरह के एक नंबर का सवाल कभी वन ऑफ आ जाता है, थोड़ा सा हायर ऑर्डर थिंकिंग चेक करने के लिए कि हाउ मच वेल यू आर एबल टू परफॉर्म। चार सवाल हमने मुकम्मल कर लिए। यहाँ तक मुझे बताएं, यहाँ तक बात समझ आ रही है? इज एवरीथिंग फाइन अप टिल हियर? सही है। अभी काम करें क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11, ये हमें करने हैं ना। तो पहले तो वन बाय वन क्वेश्चन 5 कर देते हैं इंशाल्लाह। तो जो क्वेश्चन 5 कौन बताने वाला है? माइक पे पार्टिसिपेट कर करके करेंगे तो मजा आएगा, वरना मैं बोर हो जाऊंगा। तो अब बताएं, क्या आ जाए फिर जल्दी से। Sir, first we multiply both brackets. ओके, हाउ टू मल्टीप्लाई? Uh, 3t हम्म bracket 5 minus 2t हम्म। अच्छा, अब इससे लिखना and जरूरी नहीं अब्दुलरहमान कि आप इतना लंबी वर्किंग में लिखो ना, टाइम कम होता है, तो आप डायरेक्ट अप्लाई करो। 3D को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से तो क्या आंसर आएंगे बताएं? 15t minus 6t square वेरी गुड, शाबाश। इसी तरह जल्दी जल्दी करना होता है, सही, उतना लंबी नहीं करनी होती। अब आगे बताओ। minus 10 -10, minus 40 plus 40. वेरी गुड, -10 प्लस 40, जबरदस्त। यही फाइनल आंसर होगा या मजीद कुछ हो रहा है? Then we add 15 and 40, ओके, कितना हो गया? 19t. परफेक्ट, शाबाश। 19T हो गया। क्या आंसर दूं अब? Then minus 6t square minus 10. परफेक्ट परफेक्ट, बेहतरीन, जबरदस्त, शाबाश। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, ये आंसर है। उसने कहा था रिमूव द ब्रैकेट्स एंड सिंप्लीफाई। ब्रैकेट रिमूव करके मल्टीप्लाई किया, एक्सपैंड भी किया, और एंड में सिंप्लीफाई कर लो। ये देखिए 19T माइनस 60 स्क्वायर माइनस 10। सही है जी। तो ये ऐसे एक्सपेंशन हो गई। अच्छा जी, फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखें।
फैक्टराइज कंप्लीटली 9a minus 12a square. और पार्ट बी में कह रहा है 4y² - 1 और x² - 7x+12. 1 by 1 करते हैं सारे पार्ट्स. 6 का ए बताएं. 9a minus 12a square. जनाब कैसे फैक्टराइज होगा, क्या करना पड़ेगा? दो टर्म्स होते हैं नवार, आप बता सकती हैं 9a minus 12a square कैसे बताया था? हर क्लास में पुरानी क्लास का रिकॉल करके आया करो, बगैर रिकॉलिंग तो कुछ भी नहीं होगा बेटा. मैथ्स की बेसिक को पक्का करना है, वरना तो पेपर क्लियर करना भी मुश्किल हो जाएगा. बताओ नवार जी, कैसे करते हैं? दो टर्म्स होते हैं, टू टर्म्स की फैक्टराइजेशन कैसे होती है? जी नवार, कैन यू पार्टिसिपेट? अमीर भी पार्टिसिपेट किया, इंसिया भी कर रही है, जोया ने भी किया, अब्दुल रहमान भी कर रहा है, नवार आप रह गए, बाकी आपके अलावा सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं. थोड़ा सा अपने पार्टिसिपेशन में अपने आप को थोड़ा सा रखना है, ताकि समझ आए ना. हाँ मुझे पता है मैथ्स वीक है, लेकिन कोशिश तो करोगी ना इंशाल्लाह, वरना तो वीक ही रह जाएगी ना, कोशिश तो करनी पड़ेगी. ब्रेक द मिडिल टर्म नहीं बताइए, दो टर्म में ब्रेकिंग द मिडिल टर्म नहीं बताया मैंने. जी इनसे आप मुझे जरा माइक पे बताएं क्या आंसर बनेगा, कैसे बनेगा, क्या कॉमन लूँ बताएं. आपने कहा फाइंड द कॉमन नंबर, क्या कॉमन नंबर लूँ? फर्स्ट 3 को कॉमन लेंगे क्योंकि 3 9 और 12 का फैक्टर है, ओके और ए को कॉमन लेंगे. वेरी गुड, ए को भी कॉमन लेंगे, 3a को कॉमन लेंगे बेसिकली, सही है. यस. सही. फिर ब्रैकेट ओपन, ओके 3 - 4a. परफेक्ट, जबरदस्त. अब जो ब्रैकेट है 3 अब से ज्यादा तो मजीद कुछ नहीं हो सकता ना, तो नहीं. यही मेरा फाइनल आंसर बन जाए. सही है? ये इसी को फैक्टराइजेशन कहते हैं. अच्छा पार्ट बी अगर हम आपके सामने रखें, 4y² - 1, दो टर्म्स हैं, यहाँ तो कुछ कॉमन, यहाँ क्या होगा, यहाँ कैसे फैक्टराइज होगा? हम्म वेरी गुड, वेरी गुड इंसिया, परफेक्ट. तो दोनों स्क्वायर नंबर्स हैं, तो क्या करना चाहिए अब? जी इनसे आप आंसर ही बता दो मुझे माइक पे, क्या करूं? मैं श्योर नहीं हूँ आंसर का. कोई बात नहीं, ट्राई करो. 4 - 1. देखो 4y² परफेक्ट स्क्वायर आपने कहा ना, ये स्क्वायर नंबर है यस. परफेक्ट स्क्वायर, इसको कैसे रीराइट करूं मैं? 4 का 2 हो जाएगा, y² का y हो जाएगा, और होल ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, और -1 का 1² हो जाएगा. इसको इस तरह पहले रीराइट कर लिया करो. 4y² है, ये स्क्वायर नंबर है, बट ये स्क्वायर नंबर लिखने का दूसरा तरीका क्या है कि 4 को 2 बना दिया, y² को y बना दिया, और होल ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, तो 2y² हो गया, और -1 जो है 1 का स्क्वायर है, तो ये a² - b² हो गया. a² - b² होता है a - b, a+b. आपका फाइनल आंसर आएगा 2y - 1, 2y+1. दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर. जी समझ आ रही है बात? यू गेटिंग इट? यस. अच्छा पार्ट नंबर सी में बताएं क्या करना है. x² -7x +12. मुझे इसको फैक्टराइज करना है, ये कैसे फैक्टराइज होगा? सर मिडिल टर्म ब्रेकिंग. ओके ब्लड ब्रेकिंग बताओ, किस किसना होता है प्रोसेस, पूरा समझाओ मुझे आज. सर फर्स्ट you have to multiply हम्म, x and 12
and एक्स then स्क्वायर एंड 12 ओके कर दिया मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड थर्ड टर्म टू बी मल्टीप्लाइड वेरी गुड then we have to find uh, factors of it that will, when we add or subtract them, it becomes 7. ओके -7x ओके Yes. and once we multiply we get My, plus 12x square both the conditions need to be met right yes. okay so which factors can we take -4 -3 very good -4 x. -3x perfect -4 into -3 -4x into -3x will give us plus 12x square and -4 -3x will give us -7x perfect तो यहाँ लिख देते हैं x square -4x -3x plus 12 सही है जबरदस्त हो गया Now we have to take common. नाउ यू हैव टू टेक कॉमन x को कॉमन ले लिया हमने तो x कॉमन ले लिया क्या क्या कॉमन x कॉमन लो ना Yes, sir. फर्स्ट टू टर्म में x कॉमन ले लिया x इंटू एक्स माइनस फोर बाकी दो टर्म में क्या कॉमन लूँ -3 -3 जबरदस्त क्या बचेगा फिर x -4. वेरी गुड ब्रैकेट में बचेगा x -4 अगला स्टेप Then we make x -3 into a bracket. सही है x x -3, x -4 कॉमन -4. ले लिया x -4 कॉमन ले लिया तो x वहां से बचा -3 यहाँ से बचा तो x -4 इंटू x-3 असल कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम x-4 को दोनों में से कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा आंसर होगा सही है अब्दुल रहमान परफेक्ट थैंक यू फॉर द पार्टिसिपेशन वेरी गुड जैसे क्वेश्चन 6 हुआ है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 भी हो जाएगा क्वेश्चन 8 फैक्टराइजेशन हमने एग्जाम्पल में भी देखा था क्वेश्चन 9 भी वैसा ही है क्वेश्चन 10 भी वैसा ही है 11 12 सारे उसी तरह के नजर आ रहे हैं सही है क्वेश्चन 13 में भी एक्सपेंशन होगी पहले क्वेश्चन 13 किसी से करवा के पार्टिसिपेशन ले लेते हैं तो मैं समझ गया हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक कर लिया और अब हम कुछ ऐसे सवाल कर रहे थे जो डिफरेंट हैं एक जैसे सवाल करने का क्या फायदा क्वेश्चन 1 से 6 तक कर लिया उसके अलावा क्वेश्चन 14 कर लेते हैं अच्छा ये किसी ने कॉपी नहीं किया होगा तो कर लें कॉपी क्वेश्चन 5 6 तक हमने कर लिया है तो 6 कॉपी कर लें पहले फिर हम आगे बढ़ रहे हैं जल्दी से कर लें तो मुझे बता दें क्लियर एंड डन कहीं समझ नहीं आए तो पूछ लें
चले क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। यहाँ तक कॉपी हो गया सबका। 6 के बाद बाकी सवाल आप कर लीजिएगा। 14 देख लेते हैं। 14A, फैक्टराइज कंप्लीटली 20t² - 5। ये 14 पार्ट ए हो गया। अच्छा जी, मुझे बताएं अभी कौन बताने वाला है। जोया ने कुछ पार्टिसिपेशन नहीं किया आज। जी जोया, माइक पे जरा बता दें। हाउ टू फैक्टराइज 20t² - 5। चैट पे तो Um, पार्टिसिपेशन की है, माइक पे नहीं की। okay, we're gonna take 5 as common. Firstly, we will take 5 as common. Very good. What we will get Um, inside the bracket? it would be 2, 3, 5. Your voice is very low. Why is that so? Can you hear me now? Yes, a bit better, but not that loud. Okay. It would be 5t. 5t. If you take 5 as common, what will you get inside the bracket? I mean 4t. 4t. Mhm. Okay, only 4t or 4t square. 4t squared. Okay, so say it completely. 4t square. Okay, then after that, -1. -1. 5 taken as common, 4t square -1. Perfect. Then, is it done? Or do we need to do anything more? We factorize it further. Okay, So the inner bracket will be 2t plus 1 and 2t minus 1. So we perfect. 2t minus 1 and 2t plus 1. Perfect. Why? Because 4t square is basically 2t whole square and -1 is 1 square. This makes it 2t minus 1, 2t plus 1. Perfect. जबरदस्त हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर बन गया। ओके, व्हाट अबाउट पार्ट बी। देखिए ये एल्जेब्रिक फ्रैक्शंस होते हैं ना, ये हमने इस तरह के डील नहीं किए हैं। अभी हमें यूनिट 2C में भी काफी सारे मिलेंगे। एक्सप्रेस एज अ सिंगल फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, 7/2x -5/3x. Now these are algebraic fractions. What we need to do? What we are going to do is we are going to take as सबसे पहले हम ना डिनोमिनेटर्स को एलसीएम लेंगे उनका 2x 3x का। अब 2x 3x का एलसीएम क्या होगा? इसको इस तरह लिख लिया करें 2x 3x का। तो बेसिकली 2x और 2 और 3 का एलसीएम जैसे होता है ना 6, उस तरह 6 आएगा। और x और x का एलसीएम तो x ही होगा। तो जो डिनोमिनेटर्स होंगे एल्जेब्रिक फ्रैक्शंस में, उन डिनोमिनेटर्स को देखते हुए हम एलसीएम ले लेंगे। तो 2x और 3x, सोचे ना जब x ले लिया मैंने, यहाँ 2 बच गया, यहाँ 3 बच गया। एंड देन विल टेक 2, 1 and 3, and then we'll take 3. This is 1 and this. So x into 2 into 3 and this will give you 6x. सही है। अब इसके बाद आप देख लें, डिनोमिनेटर 6x आ गया, एलसीएम 6x आ गया। यहाँ आपके पास 2x था, 2x कितने टाइम्स हुआ तो 3x 6x आया। Then you realize that 2x is being multiplied by 3. Then the same will be done in the numerator as well. 7 times 3. This will give you 21. Then यहाँ पर 3x है, 3x times 2. 3x किससे मल्टीप्लाई होगा? 6x बना 2 से। 3x times 2 6x बना, तो 5 times 2 कर देंगे तो this will be 10. 21 minus 10. 21 minus 10 is 11 and this is 11 upon 6x. 11 upon 6x is going to be your final answer. सही है। ये आपका 14A और 14B सॉल्व हो गया। Factorize completely and we have alhamdulillah been able to factorize it completely. 14A 14B दोनों का आंसर मेरे पास आ गया। This was 14 part B that we have done. 14 part A is 5, 2x 2t plus 1, 2t minus 1 and this is 11 upon 6x. सही है जनाब, बात समझ आ रही है? पहले हमें क्वेश्चन 15 बता दे कोई, क्वेश्चन 15 कैसे सॉल्व होने वाला है।
फैक्टराइज 4ax माइनस 3b प्लस 12bx स्क्वायर माइनस c, फुली फैक्टराइज, फुली इसको फुली फैक्टराइज करना है। हम्म, कैसे करेंगे फैक्टराइज, कौन बताने वाला है? जी इंसिया, कैन यू ट्राई? नो आइडिया इससे। क्यों, क्या बताया, गाइडेंस क्या थी? दो टर्म्स हैं तो कॉमन लेना है, तीन टर्म्स है तो मिडिल ब्रेकिंग करनी है, फोर टर्म्स है तो क्या करना है? सिखाया क्या है ये बताओ, गाइडेंस के बेसिस पे अमल करना है। अगर फोर टर्म्स हैं, सबसे पहली क्लास जो ली थी यूनिट 2B की, उसमें सिखाया था वेन एवर वी हैव टू फैक्टराइज एंड देयर आर फोर टर्म्स, तो हम क्या करते हैं? कोई और बताना चाहेगा? जी अमीर असलम। सर पेयर्स बनाते हैं। वेरी गुड, पेयर्स बनाते हैं। तो अगर पेयर ऑलरेडी बना हुआ है, पहले पहले दो टर्म्स का पेयर सही है जिसमें कॉमन निकल सकता है, तो हम डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे। बट क्या यहाँ पर ऐसा है? नो। यहाँ पर नो, फिर हमें क्या करना पड़ेगा? सर पहली और आखिरी वाली टर्म और दोनों बीच वाली टर्म्स। या तो दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं, पहली आखिरी को स्वैप कर लें या फिर बीच वाले दो को स्वैप कर लें, कुछ भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। यहाँ हमने 4ax स्क्वायर रहने दिया और 12bx स्क्वायर जो है उसको मैं पहले ले आया, -3b बाद में हो गया और फिर आ गया -c, तो 4ax स्क्वायर प्लस 12bx स्क्वायर -3b - a। फिर मुझे बताएं उसके बाद, अभी हमने जो है वो स्वैपिंग कर ली, बीच वाले दो टर्म्स को स्वैप कर दिया, सही है। इससे क्या हुआ कि आप कॉमन निकल सकता है। अब क्या कॉमन निकालूंगा अभी? सर 4x 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर, यस, ओके, व्हाट विल गेट? सर a प्लस 3b। वेरी गुड, a प्लस 3b, बेहतरीन हो गया। फिर -1। वेरी गुड, -1। फिर 3b प्लस a। अच्छा, 3b प्लस a या a प्लस 3b भी कह सकते हैं ना, जी सर। ताकि हमारे ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम ही नजर आए। वैसे 3b प्लस a भी बाद में करके भी a प्लस 3b कॉमन ले ही सकते थे, मैंने पहले ही कर दिया। सही है, अब क्या हुआ फाइनल आंसर? 4x स्क्वायर -1 multiplied by a plus 3b। वेरी गुड, a प्लस 3b टेकन एज कॉमन एंड फ्रॉम हियर विल गेट 4x स्क्वायर -1। अच्छा अब ये देखें जरा, फैक्टर्स फुली की इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, क्या ये फैक्टर्स हो गया फुली? सर सेकंड वाली टर्म और हो सकती है। हाँ ये सोचना था, लेकिन हर दफा ऐसा नहीं होता, चार टर्म्स होते हैं तो बस फैक्टराइज कर लेते हैं, हो जाता है खत्म यहाँ तक पहुंचा के। लेकिन यहाँ मजीद भी आगे मामला जा रहा है, इसीलिए वो गाइडेंस में अक्सर फुली का लफ्ज दिखता है, मतलब ही इज नॉट बाउंड टू राइट द वर्ड फुली, बट यूजुअली दिस इज सीन कि जब भी वो फुली का लफ्ज दिखता है तो वो मजीद होता है। तो अब मजीद क्या हो जाएगा ये? 4x स्क्वायर -1। 2x plus 1 2x minus 1। वेरी गुड, 2x+1 एंड 2x-1, परफेक्ट। ये हमारा जो है पूरा मुकम्मल आंसर आ गया। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। 2x+1 2x-1 a+3b, ऑर्डर कोई भी हो, किसी भी ऑर्डर में लिखा हो फर्क नहीं पड़ता, होने तीनों चाहिए, a+3b, 2x+1 2x-1। अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन 15 तक हमने कर लिया, पहले 6 सवाल किए और उसके बाद हमने जो है पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक स्ट्रेट किए, उसके बाद हमने 14 और 15 किए। मेरे ख्याल से अगर सारे मैं करा दूंगा तो आप क्या करेंगे, तो इसलिए अब आपका कुछ काम है। इसमें सवाल हैं कितने, करके लाएं इंशाल्लाह। 45 तक है, नहीं बल्कि इससे ऊपर है। हाँ 49 क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, मतलब
इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इसमें आप आइडेंटिफाई करें और मुझे फिर लाकर बताएं अगली क्लास के अंदर कि कौन से ऐसे सवालात हैं जो आप समझते हैं कि आपसे नहीं हुए, मुझे बताएंगे आप। सही है। तो व्हाट यू हैव टू डू, आज की क्लास का अब तक जो यूनिट 2 की क्लासेस हुई हैं वो अपलोडेड है, आज की क्लास भी अपलोड कर दूंगा। यू हैव टू इंडिपेंडेंटली अटेम्प्ट द क्वेश्चंस एवरीवन, राइट। ये फाइल भी अपलोड कर दूंगा पास पेपर्स वाली, और पास पेपर्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद फिर मुझे अगली क्लास में बताएं सर किन सवालात में मसला हुआ। तो अगली क्लास में फिर यूनिट 2B के मैं मसले सॉल्व करवाऊंगा और अपनी सुपरविजन में सवालात करवाऊंगा। सही है। तो फिर हम यूनिट 2B जो है उसके सवालात की प्रॉब्लम सॉल्विंग अगली क्लास में करेंगे। आज क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं। क्वेश्चन 15 तक आपने सॉल्व कर लिया मेरे साथ, एक्सप्लेनेशन यूनिट 2B की मुकम्मल हो गई है। अब सवालात करने की पोजीशन में हो सकता है ऐसा कोई सवाल हो जो आपको मुश्किल हो रही हो, तो काफी सारे तो सेम पैटर्न के ही होंगे। और आप सोचेंगे, पहले पहले जो मैंने नोट्स में बताया था उसको रिकॉल करेंगे, सर ने क्या बताया था उन स्टेप्स को रिकॉल करके अपने दिमाग में सॉर्ट आउट करेंगे, और उसके बाद फिर फाइनली आप सवालात करेंगे, और उसके बाद जो मसले मसाइल होंगे नोट करके अगली क्लास में लाएंगे। और कोई गुंजाइश नहीं कि कम सवाल करने हैं ज्यादा करने, सारे करने सवाल, ऑल क्वेश्चन। सवाल 49 है, 49 के 49 करके लाने, छोटे छोटे सवाल हैं, ये ऑप्शन नहीं है कम करेंगे। टाइम नहीं है हमारे पास, मैथ्स का सिलेबस बहुत ह्यूज है, राइट, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, इसमें हम बिल्कुल कमी पेशी अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत चीजें पढ़नी है, अभी तो शुरुआत की है, तो बड़े बड़े टॉपिक्स पढ़ाने हैं आप लोगों को इंशाल्लाह। तो अभी बुनियाद बन रही है। अरिथमेटिक माशाल्लाह हमारा हो गया, बहुत सॉलिड एरिया था, 1A 1B 1C 1T। अब यूनिट 2 चल रहा है, अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, ये भी बहुत ज्यादा आता है, ये P1 P2 दोनों में आने वाले एरियाज हैं। और इसके बाद आपकी बेसिक्स फाउंडेशन भी बन जाती हैं, फिर इंशाल्लाह अलजेब्रा या अरिथमेटिक की कैलकुलेशन जब बाकी टॉपिक्स के साथ आ रही होंगी तो आपको मुश्किल नहीं हो रही होगी, इसलिए पहले यूनिट 1 यूनिट 2 पढ़ा दिया जाता है ताकि बेसिक्स बन जाए आपकी। सही है। किसी का कोई सवाल तो नहीं है? ऑल गुड, ऑल क्लियर? Sir, I have a question. जी, It's regarding the test. When will we receive the result for it? कैन यू रिपीट? When will we receive the results for the test? Soon inshallah. I'll update on the WhatsApp group, don't worry about that, but you are not in the today's class throughout. ये मेरा सवाल है कि आप क्यों नहीं आए अब तक पूरी क्लास में, अचानक एंड में आ गए? Yes, sir. I actually completely forgot about the class, and I didn't receive any message on my phone. So then I only remembered about it right now, so I joined right now. But this is a regular class. You should not be, you'll not be informed about the message. You should be knowing that you have a class on 12 at 12 to 1:30 Pakistan time. Yes, sir. But I don't know how I just completely forgot about it. Okay. Anyways, you'll see the recording of it and you'll complete the unit 2B questions by the next class, right? Yes, sir. Okay, चलें, टेक केयर, हैव अ गुड डे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।